नमस्कार, मी विक्रांत शंके आणि तुम्ही पाहायला सुरुवात केली आहे महाराष्ट्र जीवन न्यूज. महाराष्ट्रामध्ये विधानसभा निवडणुका सुरू आहेत आणि विधानसभेची रणधुमाळी सुरू असताना महाराष्ट्र जीवन न्यूज विधानसभा निवडणूक दौरा 2024 या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आम्ही महाराष्ट्र विधानसभेच्या अनुषंगाने लातूरच्या विकासाचे प्रश्न असतील किंवा महाराष्ट्र राज्याच्या विकासाचे प्रश्न असतील, त्याचबरोबर इथला दलित, अल्पसंख्याक, आदिवासी, महिला या सगळ्या समूहांना या विधानसभा निवडणुकीच्या या सगळ्या धामधुमीमध्ये काय वाटतं याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्या अंतर्गत आपण आलो आहोत मुफ्ती फैयाज साहब यांच्याकडे. तो मुफ्ती साहब, आप हमारे दर्शकों को आपका तारुफ कराइए पहले. मैं मुफ्ती फैयाजुद्दीन, प्रदेश संगठक सचिव, राष्ट्रवादी पार्टी, शरद चंद्र जी पवार साहब. हाँ, तो मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं. मुफ्ती जी, आपको मेरा पहला सवाल यह है कि अभी देखो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए और अभी विधानसभा चुनावों की गर्मागर्मी शुरू है. आप एक मुफ्ती साहब है, आप अल्पसंख्याक समुदाय के साथ काम करते, धार्मिक मसले हो उनके कुछ या फिर दीन के मसले हो, इसी के साथ साथ आप पॉलिटिकली, सोशो पॉलिटिकली भी एक्टिव है. तो देश का जो माहौल है, खास करके मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों के नौजवानों को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है देश के माहौल में सियासी चीजों को लेकर ओवरऑल क्या लगता है आपको? देश का माहौल अब जो खराब हो चुका है, खास तौर पर विकास को नजरअंदाज करते हुए हर एक पार्टी वाले, खास तौर पर बीजेपी वाले जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं. ये उनको, पूरे आवाम को, पूरे लोगों को ये समझना चाहिए, हिंदू मुस्लिम करने से कोई विकास नहीं होता. हमें सिर्फ ये मुद्दा लेकर महाविकास आघाड़ी मैदान में उतरी है कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, विकास के जितने काम हैं बढ़ चढ़ कर करेंगे, शेतकरियों का काम करेंगे, फिर इसी तरीके से शेतकरियों के माल को जो भाव नहीं मिल रहा है वो अच्छे से अच्छा सोयाबीन हो, वो ये दूसरे. आप विकास के बारे में बोल रहे, तो आपकी नजर में विकास के मायने क्या है? मतलब विकास क्या है? विकास बेरोजगार को रोजी मिलना, विकास भूखे को खाना मिलना, विकास जिसको घर नहीं उसको घर मिलना, और विकास, सबसे बड़ा विकास यह है कि आदमी अपने घर के अंदर बेफिक्री से सुकून से सो जाना, उसको विकास कहते हैं. कि हर वक्त जातिवाद, दंगे, फसादात के टेंशन में आदमी अगर रहेगा वो विकास नहीं है. और भूखा रहेगा, कामकाज नहीं है उसके पास, तो वो विकास नहीं रहेगा. कि जो हमने महाविकास आघाड़ी ने जो बेड़ा उठाई है कि हम बेरोजगार को रोजी देंगे, और जो खौफ में जी रहे हैं बीजेपी के जो नेता हैं, बार बार मस्जिदों से भोंगे उतारने की बात करते हैं, वक्फ बिल की तरमीमी की बात करते हैं, या इसी तरीके से जहां जहां मुख्तलिफ मुसलमानों के ताल्लुक से बिल लाने के बारे में बता रहे हैं, तो ये विकास की बात नहीं होगी, बल्कि एक धार्मिक लोगों को, एक किस्म के धर्म के लोगों को टारगेट करना हुआ. जी, अभी आपने वक्फ की बात की. हाँ. और वक्फ का जो मुद्दा है वो देश की सियासत में और राज्य के सियासत में अभी बड़े जोरों शोरों से उस पर बात हो रही कि वक्फ के नाम से देश की जमीन ले ली जा रही है, सब चीजें. तो आप वक्फ के बारे में क्या बताएंगे कि किस तरीके से इसको गुमराह किया जा रहा है? आपको क्या लगता है, या फिर इसमें कितनी सच्चाई है? वक्फ कहते हैं कि अगर कोई आदमी अल्लाह के वास्ते पूरे मुसलमान समाज के लिए उसको वक्फ कर देगा तो उसके ऊपर किसी की मिल्कियत नहीं आ सकती. ये एक धार्मिक मसला है, और जिस तरीके से और मजहब के लोगों के कुछ रूल्स रहते हैं, वैसे ही मुसलमानों का एक रूल्स, और मुसलमानों के रूल्स में से एक रूल्स वक्फ की जायदादों का है. दरगाहों का मसला है, इसी तरीके से मस्जिदों का मसला है, मदरसों का मसला है. ये हमारे धार्मिक स्थल है, और इसके अंदर अगर हुकूमत वक्फ बिल के अंदर तरमीमी कर इंटरफेयर करना चाहेगी तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा. तो जो जिस तरीके से ये कानून बरकरार है, पहले से चला आ रहा है, वक्फ की भी चीज वक्फ ही रहेगी, तो ये बेहतर है इंटरफेयर उसमें ना किया जाए. अच्छा, तो और ये महाविकास आघाड़ी के ये हमने, अगर हम महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में भी आ जाएगी, ये उम्मीद है हमको, और चंद सालों के बाद ऊपर मरकजियत में भी आ जाएगी, दिल्ली में भी आ जाएगी, तो उस वक्त में हम ये जितनी भी चीजें हैं उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे.
अभी महाविकास आघाड़ी को लेकर मेरा एक सवाल है कि लोकसभा में महाविकास आघाड़ी ने या फिर ये जो भी मित्र पक्ष है, कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गठ हो, इन लोगों ने लोकसभा में एक भी मुसलमान को उम्मीदवारी नहीं दी गई, ये भी नहीं दी थी, ये था। और कुछ मुसलमान लीडर्स ने इसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया था। तो इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर क्यों नहीं हुआ कि मुसलमान को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया टिकट के तौर पे? इसके अंदर सबसे अहम बात, बहुत अच्छी बात की है आपने। सबसे अहम बात इसके अंदर यह है कि देना तो चाहिए था, लेकिन माहौल को मद्देनजर रखते हुए जिसके अंदर सलाहियत है, जो ऐसा नेता है जो जातिवादी नहीं है, सभी धर्मों को लेकर चलने की जिसके अंदर सलाहियत है, अगर उसको टिकट मिला हुआ है महाविकास आघाड़ी की तरफ से, और तो वो हम उसके अंदर राजी हैं, खुश हैं और उसको जिता कर लाएंगे। अच्छा, तो मुस्लिम होना या हिंदू होना ये जात के ऊपर नहीं है, विकास मेन मुद्दा है। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव में कितने लोगों को महाविकास आघाड़ी एज अ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे दे रही है, फिर क्या लगता है आपको? जैसा महबूब शेख को भी दिए हैं, फिर बाद में से बंबई के अंदर भी बहुत सारे लोगों को 12-14 दिया है टिकट, 12-14 लोगों को टिकट मिला हुआ है। हाँ, अच्छा, तो हम लातूर के बारे में बात करेंगे। ये तो सब चीजें हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा के शासनकाल में माहौल बिगड़ रहा है, या फिर जातीय दंगे हो या फिर जातिवाद हो, इसको फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये चीजें तो होती ही रहती है, हो रही है। हम लातूर के बारे में बात करेंगे। लातूर में अमित देशमुख उम्मीदवार है, अर्चना पाटिल है, उसके साथ विनोद खटके। इन सब चेहरों को देखकर क्या लगता है आपको, कौन जीत के आएगा? ये तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, पर लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि 15 साल से अभी अमित देशमुख यहाँ पे विधायक रहे हैं, विकास के नाम से तो हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं उन्होंने किया है, लोग भी ये करते हैं, ये भी बातें चलती। तो इन तीनों उम्मीदवारों को देखकर आपको क्या लगता है, जनता का जो फैसला हो किसकी तरफ होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट अमित देशमुख लातूर के हैं, उन्होंने जो विकास किए हैं, जो बजट लाए हैं, उसका पहले तुम स्टडी करो कितना बजट लाए हुए हैं लातूर के विकास के लिए, सबसे पहले। और दूसरा, सिविल दवाखाना भी इधर पूर्व भाग के अंदर मंजूर कर लाए हैं, और उनके मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ है कि हम फ्यूचर में आने वाले 5 साल के अंदर जैसे ही जीत कर जाएंगे, अभी पूरी तरीके से पूरे महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की एक प्यारी हवा चल रही है, और हमें 100% यकीन है, उम्मीद है कि पूरे बहुमत से महाविकास आघाड़ी सत्ता में कायम रहेगी। और सत्ता जब हमारी कायम होगी तो हमें विलासराव देशमुख साहब के फर्जंद अमित भैया देशमुख से भी उम्मीद है कि जिस तरीके से विलासराव देशमुख साहब ने इस लातूर शहर की तरक्की के लिए, इस लातूर शहर के प्रगति के लिए यहाँ पर हर एक चीज लेकर आए हैं, और लातूर शहर का नाम पूरे के पूरे इंडिया के नक्शे के ऊपर अगर किसी ने लेकर आए तो विलासराव देशमुख साहब हैं। तो ये अमित देशमुख उन्हीं के फर्जंद हैं, उनसे पूरी हमें उम्मीद है कि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार पूरी बहुमत से बनेगी तो ये अच्छी तरीके मिनिस्टर बनने के बाद ये अपने वालिद साहब की तरह पूरी तरीके से इस लातूर शहर का विकास करेंगे, उम्मीद है हमको। देखिए, विलासराव जी देशमुख का उनका आपने जिक्र किया उनके नाम का, जब वे थे, जिंदा थे, तो उनके वक्त में यहाँ का जो माहौल था, हम बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर का माहौल खास करके वो बरकरार था। पर जब अमित देशमुख के विधायक के कार्यकाल में यहाँ पे मुसलमानों के गाड़े पलटी होने का एक घटना हो गई, या फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का 2-3 खून लगातार हो गए, उसके ऊपर अमित जी देशमुख ने किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं दिया है, फिर उन्हें कोई भूमिका नहीं ली। क्या लगता है आपको, ऐसी ही उम्मीद आप लगाते रहते हैं उनसे? उम्मीद लगाना नहीं है, बल्कि उन्होंने ये क्यों नहीं लिया, ये पूछ रहा हूँ। अभी देखिए, एक है स्टेटमेंट देना और एक है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना। तो जो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने वाले हैं, जैसे कलेक्टर साहब हैं, कलेक्टर साहब को फोन करके बात की है इस सिलसिले में। एसपी साहब हैं, उनको अमित देशमुख साहब ने फोन कर बात किए हैं, ये जितने भी मैटर। और आप जो बता रहे हैं कि स्टेटमेंट नहीं आया,
कि आप ये हर एक चीज के अंदर उन पूरे 5 साल के उनके वक्त के अंदर उनकी नजर लातूर के ऊपर रही है, और जो भी हालात बिगड़ते हैं लातूर के मुसलमानों के ताल्लुक से हो तो डायरेक्टली उन्होंने एसपी और कलेक्टर साहब से बात कर इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। बात करने से ज्यादा काम करने पर वो ये देते हैं सबको। बात भी जब बात करेंगे तो काम करेंगे। मतलब और ये करें कि स्टेटमेंट नहीं देते, वो रूल्स को फॉलो करते हैं। नहीं, स्टेटमेंट नहीं आया बोलने की वजह से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि स्टेटमेंट देना और चीज है, और डायरेक्टली जो रूल्स नाफिज करने वाले, कानून नाफिज करने वाले, उनसे बात कर देखिए ये मामला जो मुसलमानों के ताल्लुक से अवशेष से जो निकल रहे बाइक के ऊपर निकले हुए थे, तो उनको सख्ती से पकड़ा गया, उनको जेल में डाल दिया गया। फिर लातूर के अंदर जितने मर्डर भी हो गए उनकी भी गिरफ्तारी हो गया। एक आखिरी सवाल आपसे करता हूँ कि मुसलमान के नौजवानों का विकास हो या उनकी वृद्धि हो, इसके लिए आप आने वाले चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी वो किस तरीके की पॉलिसीज उनको फॉर्म करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? किस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को, नौजवानों को तरक्की हासिल हो? सबसे पहले तो ये बात मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 40 से 43 जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम बहुल हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर महाविकास आघाड़ी की सत्ता बन जाती है तो माइनॉरिटीज के लिए जो फंड आता है पूरा माइनॉरिटीज के कॉलेजों के लिए, फिर बाद में माइनॉरिटीज गर्ल्स हॉस्टल तो बन चुका है, और इसी तरीके से बॉयज हॉस्टल के लिए, फिर बेरोजगार के जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए नौकरियों का भी ये पूरी कोशिश महाविकास आघाड़ी कर रही है। और महाविकास आघाड़ी की सरकार बन जाएगी तो जितने भी बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको भजिया तलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो एक ऑफिस में बैठे हुए रहेंगे। तो ये थे मुफ्ती फयाज साहब। तो इस तरीके से जो बातें हो रही है, इनका मानना यह है कि महाविकास आघाड़ी सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यक समुदायों एवं सभी समुदायों के हित में अच्छे निर्णय लिए जाएंगे, और ये इनकी सोच है। धन्यवाद।